समुदाय को, ब्राह्मण वर्ग को प्रोत्साहन दे रहे थे, तो उन्होंने फिर बौद्ध धर्म की आलोचना करना शुरू की। तो ऐसे अलग अलग समय में और कई क्षेत्रों में आपने फिर इसको देखेंगे। फिर हम साउथ इंडिया में जाएंगे तो साउथ इंडिया में कैसे फैला, जब वहाँ कंट्रोल किया गया तो पीछे नीचे बढ़ा, अलग अलग क्षेत्रों में फैला, वो भी एक अलग चीज़ है। इंटरनेशनल लेवल पे बौद्ध धर्म किस तरीके से फैला, वो एक अलग सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है कि कैसे यहाँ से फिर तिब्बत चला गया, फिर चाइना चला गया, फिर आगे क्या कहते हैं और भी अन्य देशों में गया, साउथ कोरिया में गया। बौद्ध धर्म ही अपने देश, अपने भारत जो इसकी जननी थी वहाँ न रह के दूसरे कंट्री में फैल गया। उसका कौन सी परंपरा थी, हीनयान परंपरा, महायान परंपरा, कौन सी परंपरा किन क्षेत्रों में फैली, और उस क्षेत्र के विकास, ये भी देखिए धर्म है विकास के प्रारूप को भी निर्धारित करता है। धर्म है आपको आर्किटेक्चर, वास्तुशिल्प, आर्ट, उसके विषय वस्तु भी प्रदान करता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि बताऊंगा कि कैसे मंदिर का निर्माण कैसे हो रहा है, मंदिर क्यों बन रहे हैं, मंदिर का निर्माण किस शैली में हो रहा है, ये सब तो इतिहास तो बहुत लंबा है तो किस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से आपका हुआ। तो जैन धर्म हो गया, उसके बाद सुंग वंश का हो गया, इसको मिटाना होगा। इसको आप एक मोटा मोटी लिख, अपना नोटबुक लाया कि नहीं लोग? क्या हुआ? आप लोग थोड़ा बोर नहीं हुआ क्या? नहीं 7 बजे कहा, 4 बजे। अब इसके बाद कौन सा हो गया? आप कौन सा वंश बोल रहे थे? पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश हो गया ना। ये कब तक चला शुंग वंश? कब तक? पुष्यमित्र शुंग उसके राजा थे, ब्राह्मण धर्म को प्रसाद दिया गया। कब तक चला ये शुंग वंश? इसी क्रम में समझिएगा ना तो चीजें हैं। फैक्ट अचानक से कोई पूछ देगा ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे मौर्य डायनेस्टी है, आपने देखा बिंबिसार उसके मौर्य के जस्ट पहले जो था, तो ये क्लियर होना चाहिए कैसे शुंग वंश चला। तो 320 है तो एक मोटा मोटी आइडिया आपको रहेगा कि कब आ सकता है कोई भी। ऐसा नहीं कि अचानक से कोई बोल देगा शुंग वंश 620, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, तो आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं गलत हो ही नहीं सकता। आपका एक ऑप्शन देगा शुंग वंश 620। इसलिए याद करने की बहुत हमेशा जरूरत है, कॉन्सेप्ट मेकिंग जरूरत है कि ये कब आ सकता है। ठीक, हंड्रेड एडी ये एक काल इतिहास में जो हमारा जो प्राचीन इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण रखता है इसका 100 एडी। ये शुंग वंश के ये मौर्य के बाद शुंग वंश आया, इसका फिर डिक्लाइन होने लगा। उसके बाद 100 एडी में आपने सुना होगा शक और कुषाण का आक्रमण, सुना है? सुना है? कब हुआ कुषाण का आक्रमण? कब हुआ? पुष्यमित्र शुंग के बाद हुआ ना, उसके वंशजों के कब हुआ? तो यहाँ शक, कुषाण, हुन ये सब आना शुरू कर दिए। ये सब धीरे धीरे इसमें आना शुरू हो गया 100 एडी से लेके देखिए बता रहा हूँ कैसे कैसे हिस्ट्री में कैसे कालक्रम बनता है। शुंग वंश का जब पतन होने लगा, पतन क्यों हुआ? शक, कुषाण, हुन आए, और कोई भी जो आक्रमण होता है तो ऐसा नहीं कि केवल आक्रमण केवल धन से देता है, उसके साथ कई चीजें आती है। अब ऐसा नहीं आपको लग रहा कि ये शुंग वंश चल रहा था कि यहाँ के राजा भी या उनकी पीढ़ियाँ कहीं गई होगी, यहाँ लोग जो इंडिजिनस लोग थे वो भी रहे होंगे। इसके बाद जब शक और कुषाण के हमारा जो पूरा साहित्य आप पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे आप पूरा, और स्मृतियाँ पढ़ेंगे, इसमें कहीं ना कहीं इसकी झलक आती है कैसे आक्रमणकारी आए। बहुत सारे साहित्य हैं उसमें ये आपको झलक मिलेगी कैसे इनका आक्रमण हुआ, आक्रमण के समय यहाँ पे कैसे लोगों की स्थिति थी, ये आक्रमण शुरू हुआ। और ये लोग यहाँ के लोगों के साथ ऐसा नहीं कि मिल गए धीरे धीरे, अब ये शासक वर्ग के रूप में आए। जब इन्होंने जीत दर्ज की तो शासक के रूप में मिले कि निम्न वर्ग के रूप में मिले, एक अलग चीज़ थी। इसी से फिर बाद में आप देखेंगे कि शक, कुषाण और हुन, जब कोई वर्ण कोई आया
तो यहाँ की व्यवस्थाओं को भी इन लोगों ने अपना लिया। आपने समझा? इन लोगों ने यहाँ क्या थी, अभी भी वर्ण व्यवस्था चल रही है ना, हमारी वर्ण व्यवस्था चल रही है। उत्तर वैदिक काल से जो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई, और जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था चलनी शुरू हो गई। बौद्ध धर्म आए, कई लोगों ने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया कि वर्ण व्यवस्था से हम हट गए, हम बौद्ध धर्म बन गए, जैन धर्म में चले गए। लेकिन जो ब्राह्मण धर्म मैं बोल रहा हूँ, हिंदू धर्म बाद में, ठीक है, इसमें अलग अलग है। ब्राह्मण धर्म है, तो ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म अलग अलग सेक्ट्स हो गया, और कुछ छोटे छोटे अलग भी थे, वो अलग टॉपिक होगा। और शक, कुषाण, हुन, ये लोग जब विदेशी लोग आए, आक्रांता आए, उन लोगों ने अपने साथ बहुत सारी चीज़ ले आई, खूबियाँ भी ले आए, आर्ट आर्किटेक्चर्स आए। आपने देखा होगा कि भगवान बुद्ध का जो आपने केस देखा होगा, तो उसका जो पैटर्न है, गोल गोल देखते हैं, उसकी शैली, जो बैठने की शैली है, उंगली का जो प्रकार है, उस तरह के बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। तो क्या है, प्रभाव है, आर्ट आर्किटेक्चर पे हमारा प्रभाव है कि कैसे हम आर्ट आर्किटेक्चर पे शक, कुषाण है, वहाँ से जो लोग आए तो उन्होंने अपनी शैलियों को भी लेके आए, अपने आर्किटेक्चर स्कल्पचर की शैलियाँ जो थी उनको लेके आए, चाहे वो मुद्रा विन्यास हो, चाहे आँखों की संरचना हो, नाक की संरचना हो, सभी कुछ उन लोगों ने अपने अपने, जब मूर्तियाँ बनाते हैं, जैसे अगर भगवान की मूर्ति आप बना रहे हैं, जो सोसाइटी बना रही है, तो उसको उसी टाइप से प्रतिबिंबन करते हैं। अगर कोई हमारा समाज बना रहा है तो प्रतिबिंबन उसी समाज में हम सबसे सौंदर्य बोध को रखते हुए, सबसे बेहतर और सौंदर्य बोध को हम उसमें आरोपित करते हुए सबसे बेहतर बनाएंगे मूर्ति, जो हमारा जितना क्षमता होगी उतना। तो सौंदर्य बोध को हम लोग आरोपित करते हैं और उसमें बेहतर करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार जब शक और कुषाण और हुन आए तो उन्होंने अपने यहाँ के आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्ट को यहाँ पे लागू किया, ठीक है। और चूंकि हमने बताया कि इंडिया में जो आए, ज़्यादातर लोग आए, अगर सिकंदर को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश लोग यहाँ आके बस ही गए। तो यहाँ आके ये लोग भी बस ही गए, और यहाँ के लोगों के जब बसे तो यहाँ समस्या हुई कि किन वर्ण में शामिल किया जाए इसको। होगी समस्या, इतना ज़्यादा, इतना आराम से है नहीं कि कोई एक्सेप्ट कर लेगा आपको। आप आए हैं तो आपकी शक्ति कितनी है, आपका सामर्थ्य कितना है, उस शक्ति और सामर्थ्य के आधार पे आपका यहाँ वर्ण की स्थिति में आपका अधिकार होगा। तो किस वर्ण में गए होंगे बताइए? क्योंकि वो योद्धा वर्ग थे तो उन्होंने क्षत्रिय वर्ग में अपना स्थान बनाया। यहाँ पे जब ये सब आए, धीरे धीरे इन वर्णों में करने लगे। और क्षत्रिय वर्ण में जब हुआ तो क्षत्रिय वर्ण के लोगों से, क्षत्रिय वर्ण में जब आए तो ऐसा नहीं कि जो हमारा जो पूर्व का जो क्षत्रिय वर्ण है उसको तुरंत एक्सेप्ट करेगा, उसमें भी विरोधाभास होगा। ऐसा नहीं, कोई भी चीज़ें इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं होती। इस समय के साथ धीरे धीरे लोग, जैसे होता है आप झगड़ा किए, दोनों झगड़ा कर लिए, अब दोनों को हमने बोले साथ ही बैठना है, तो धीरे धीरे दोनों सामंजस्य क्रिएट करेंगे। तो उसी प्रकार अब जब बाहर से आए, हुन, शक, कुषाण, और आक्रमण करके जीत गए। आक्रमण करने के बाद तो क्षत्रिय वर्ण में प्रयास किया इन लोगों ने। ऐसा नहीं कि सब लोग हो गए, उसमें भी श्रेणीकरण होगा। कई जो योद्धा वर्ग होंगे, कई अगर कमजोर होंगे, या कई उस तरह के होंगे, तो जो अपनी क्षमता के अनुसार जो चाहे होंगे, उनमें अलग अलग है। उसमें भी सेनापति होंगे, उसमें राजा होंगे। तो लोगों ने सबने अपना अलग अलग अपनाया होगा अपनी स्थिति के अनुसार। और वहाँ विरोधाभास भी हुआ, उन लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन धीरे धीरे शादियाँ होने शुरू हुई। और आपने देखा होगा जो राजपूत वर्ण का उदय जो है, कि राजपूत जो शासक वर्ग है जो बाद में बना, तो राजपूत का भी उदय, ये बाद में पढ़ने के लिए होगा टॉपिक रूप में, कैसे फ्यूडल सिस्टम बनता है बाद में आगे। तो ये कहीं ना कहीं क्षत्रियों से जो वर्ण उभरा, वर्ण ये था, वर्ण अब जाति में तब्दील होने लगा। अब वर्ण से जाति का निर्माण कैसे हुआ वो मैं डिटेल आपको बाद में बताऊंगा, कैसे धीरे धीरे। तो इस तरीके से हुआ 300 AD में। भगवान कृष्ण कहाँ आए बता सकते हैं? अभिलेखों में भगवान कृष्ण कहाँ है बता सकते हैं? नहीं, भगवान कृष्ण का अभिलेखीय साक्ष्य मिला है, कहाँ पे मिला है? एक अभिलेख है, मिला है 100 AD के लगभग मिला है अभिलेख में लिखा हुआ है, हाँ, एक अभिलेख में लिखा हुआ है। तो वो है कि उसमें एक सातवत कुल के, किसमें सातवत के भागवत एक कुल, हाँ भागवत कुल के, वो एक वीर पुरुष के रूप में थे। और वीर पुरुष के रूप में धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि फिर उनको भगवान का दर्जा दिया गया, हाँ कृष्ण के रूप में। और फिर बाद में कैसे अवतारवाद आया और फिर उसको भगवान विष्णु का अवतार माना गया, ये भी चीज़ है। उसको भी बताया कैसे अवतारवाद हुआ, अवतारवाद का जन्म क्यों हुआ, और कैसे इसको समाहित किया गया, कंपोजिट कल्चर कैसे बनाया गया। लोग उसको कंपोजिट कल्चर भी कर सकते हैं, उसका एक तरह के अधिग्रहण भी कह सकते हैं, वो अलग अलग विचारधाराएं हैं उसमें। तो इस तरीके से बना आपको 300 AD में तक आपके बहुत सारे
आक्रमण हुए और उन लोग हमारे समाज में घुल मिल गए और कई शैलियों का निर्माण हुआ। मथुरा से तो है कि नहीं, यहाँ पे मथुरा शैली आपने सुना होगा, मथुरा शैली। और कई यहाँ पे जो शिल्प थे उसके आर्किटेक्ट को हमने बताया कैसे भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनी, जैन की मूर्तियाँ कैसे बनी। आप पूरा गुजरात में आप देख सकते हैं, राजस्थान में देखते हैं जैन मूर्तियों का, और उसका जो शिल्प जो है, आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, उसका पाश्चात्य प्रभाव, रोमन प्रभाव भी उसमें दिखता है। इसलिए रोमन जो इम्पैक्ट है, अगर किसी ने कह दिया कि हमारा रोमन इम्पैक्ट 600 BC में पड़ रहा है, तो एक तरह कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत है। अगर मूर्तियाँ बनी तो किस समय बनी, और भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनी, तो भगवान बुद्ध तो मूर्तियों के सख्त खिलाफ थे कि नहीं, मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ ही आंदोलन किया था। और बाद में फिर भगवान बुद्ध का जो बौद्ध धर्म जो बना, बौद्ध धर्म ने भी मूर्ति पूजा को बहुत बढ़ावा दिया, आपने देखा होगा। तो उसका भी कैसे उसका उत्थान हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, वो भी एक लंबी श्रृंखला होगी। इतिहास जल्दी जल्दी ये हो गया 300 AD। 300 AD के बाद फिर क्या हुआ, ठीक है, सब कुछ आना है। एक राजपूत वर्ग हमने एक अलग करके रख दिया, इसको बाद में हम लोग पढ़ा सकते हैं मिडिवल इंडिया में कि क्षत्रिय से एक वर्ग हुआ, क्या है राजपूत वर्ग। इसका बाद में कैसे इसका विस्तार हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, किन क्षेत्रों में विकास हुआ, ये आप देख सकते हैं। जो आधुनिक भारत में भी किस तरीके से जातियाँ अभी अपने आप को दिखा रही है, प्रदर्शित कर रही है। 300 AD के बाद, 300 AD के लगभग जो सबसे भारत में परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, कौन से वंश आए? 300 गुप्ता, हाँ गुप्त वंश आए। 300 AD के बाद गुप्त वंश, गुप्त वंश का शुरुआत हुआ। और तो क्या गुप्त वंश जो गुप्ता जो पेड़ है, तो अर्बनाइजेशन का प्रतीक माना जाता है कि क्या माना जाता है? अर्बनाइजेशन है क्या? और अर्बनाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ है कि नहीं? 100 AD एकदम सही है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब शक, कुषाण और ये सब जब विदेशी शासक वर्ग आए यहाँ पे, तो यहाँ से ये लोग बहुत सारे मेथड्स लेके आए। आपने देखा वो सिक्के भी कुषाण के मिलते हैं, बहुत सिक्के हैं। सिक्के दिखाता है आपको, अगर आप कहीं किसी सभ्यता में सिक्कों का मिलना है, इसका मतलब दिखाता है कि आप ट्रेड कर रहे हैं। अगर सिक्के अधिक मिल रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिल रहे हैं, इसका मतलब आपके यहाँ ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका अर्बन सिविलाइजेशन हो रहा है। तो ये देखिए, इसके बाद से मौर्य काल में भी धीरे धीरे स्थितियाँ बनने लगी थी। और आपने देखा होगा मौर्य काल का मैं बताऊंगा बाद में, मौर्य का अलग चैप्टर होगा। तो मौर्य में है कि आपने देखा टैक्सेशन, जो राज्य कैसे निर्माण होता है, राज्य को कायम करने के लिए कोई साम्राज्य कैसे बनता है, उसको कायम करने के लिए किस तरीके से टैक्सेशन व्यवस्था, कर की व्यवस्था जो लाई गई। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो मौर्य काल में है, जो टैक्स की व्यवस्था है, बहुत आधुनिक प्रकार की। आपने देखा होगा टैक्स के कई प्रकार हैं, हर एक विषय वस्तु पे टैक्स है। आप वहाँ खाना भी खा रहे हैं तब भी टैक्स है, हर एक चीज में, फसल काट रहे हैं, अगर कोई सैनिक गुजर रहा है उसका भी टैक्स है। तो किसका? हाँ, तो हर एक चीज का उसने इतनी चीजों को टैक्सेशन के तहत लाया। टैक्सेशन इसका महत्वपूर्ण आयाम था मौर्य। टैक्सेशन तो मौर्य का जो उद्भव हुआ, इतना बड़े पैमाने पे उन लोगों ने विस्तार किया अपने साम्राज्य का। तो कोई भी साम्राज्य का विस्तार बहुत ठोस आधार से हो सकता है, और वो ठोस आधार आर्थिक होना बहुत जरूरी है। और वो आर्थिक ठोस आधार तैयार हुआ टैक्सेशन। उन्होंने टैक्सेशन के जितने भी पॉसिबल क्षेत्र थे सभी को खोज लिया और कई प्रकार के टैक्स लगाए। एग्रीकल्चर पे टैक्स, व्यापार पे टैक्स, आप बता रहे सीढ़ी पे टैक्स, मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता है टैक्स में प्रकार हो सकते हैं उन्होंने लगाया। और वही उसके सेना निर्माण का आधार बना। बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया टैक्स के बल पे, क्योंकि आपको सेना को आपको सब व्यवस्था करनी होगी, ट्रूप्स की व्यवस्था करनी होगी, खान पीन की व्यवस्था करनी होगी। और वो जब तक आप टैक्सेशन नहीं करेंगे तो आप व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि वो खेती नहीं कर सकते उस समय। तो ये व्यवस्था की गई और इसके आधार पे मौर्य साम्राज्य काफ़ी बड़े लेवल पे फैला। और अभी जो वर्तमान भारत है उसके साउथ इंडिया के कुछ क्षेत्र को छोड़कर लगभग सब था, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, पाकिस्तान तो था ही, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो ये चीज़ें थी, तो उसको आधार दिया टैक्सेशन का। लेकिन वहाँ पे व्यापार बढ़ना शुरू हुआ, वहाँ से हमारा अर्बनाइजेशन की शुरुआत शुरू हो गई। और लेकिन 100 AD आते आते शक कुषाण आते हैं और व्यापार बढ़ा, क्योंकि उस समय तक क्लोज था। लेकिन जब आक्रमण हुआ और लोग घुले मिले तो उस समय ट्रेंड हमारा बढ़ने शुरू हुआ। 100 AD से लेके इस समय तक अर्बनाइजेशन का सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन 100 AD के लगभग शुरू हो गया और ये चलता रहा। गुप्त काल में भी शुरुआती फेज में चलना शुरू हुआ
और गुप्ता पीरियड में भी अर्बनाइजेशन चलते रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके लेटर गुप्ता पीरियड में, उत्तरोत्तर गुप्त काल में ये धीरे धीरे हम ग्रामीण व्यवस्था की ओर टर्न करेंगे। और वो कैसे टर्न हुआ अब आपको देखना होगा। अर्बनाइजेशन हुआ, धीरे धीरे ये चला, व्यापार प्रचार प्रसार बहुत बड़ा, और इंटरनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड, जैसे हमने सिविल आईवीसी में बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसी प्रकार शुंग वंश से लेकर कुषाण हक इसमें और गुप्ता वंश में ट्रेड बहुत बढ़े। लेकिन धीरे धीरे जो प्रवृत्तियाँ आई गुप्त वंश में, धीरे धीरे ट्रेड पे कम होने लगा। और हमें अब गुप्त वंश में दिखना है कि यहाँ पे भी हमारा जो वर्ण व्यवस्था है कहीं न कहीं जातियों में तब्दील होने लगा। जो धर्म का जो प्रारूप है वो भी फ्यूडल सिस्टम में तब्दील होने की शुरुआत हुई, वहाँ से शुरुआत हुई, अभी हुआ नहीं है। तो यहाँ से हमारा और एक बंद जो व्यवस्था है ग्रामीण व्यवस्था, ये ग्राम में है। आपने सुना होगा यजमानी व्यवस्था, आपने सुना होगा कि सभी हम लोगों ने सोचा कि अब धीरे धीरे जब व्यापार वहाँ कम हुआ, सब कुषाणिज्म जब यहाँ आ गए, वहाँ पे डिक्लाइन हुआ, तो धीरे धीरे हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी स्टार्ट हुआ। व्यापार धीरे धीरे लेटर गुप्ता के पीरियड में व्यापार कुछ कम होने लगा, और कम होने के बाद फिर हम एक तरह के आत्मनिर्भर जो अभी बताते हैं ग्रामीण व्यवस्था का निर्माण होने लगा। तो ग्रामीण व्यवस्था का निर्माण होने लगा। जो कृषि के जो लोग थे, गांव में ही जातिगत आधार इतना मजबूत हो गया, वर्ण आकार इतना हो गया कि सब लोगों ने अपना अपना कार्य ढूंढा, और ये कार्य इसको एक्सचेंज मेथड अपनाना शुरू किया, एक्सचेंज मेथड शुरू किया। जैसे आपने सुना होगा कि नाई है हमारे गांव में, तो हम लोग क्या करते थे कि जो खेती करने का वर्ग था वो उसको अपना अनाज देता था, चाहे आप बाल कटवाए या नहीं कटवाए आपको देना है, ये अलग अलग चमड़े निकालने का है तो उसको दिया जाएगा। तो वो ग्रामीण व्यवस्था को एक तरह से नियंत्रित करने के लिए और सेल्फ सस्टेन बनाने के लिए हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था को एक गांव में लागू करके पूरा एक सिस्टम डिफाइन किया, और एक ग्रामीण व्यवस्था का निर्माण होने लगा। लोग अब ट्रेड पे फोकस कम करके, इंटरनल ट्रेड पे फोकस कम करके, एक्सटर्नल ट्रेड पे फोकस करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक आत्मनिर्भर बता रहे हैं। तो वो आत्मनिर्भरता भी अलग अलग सेंस में होता है, उस सेंस में इसको लागू करने लगा कि सभी गांव में ही सब चीज़ें कार्यकलाप होने लगे। कपड़े बनाने वाले भी वहाँ पे कुछ करने लगे, कॉटन बनाने लगे, इस तरीके का। तो धीरे धीरे क्लोज इकोनॉमी, ये होगा लेटर गुप्ता पीरियड में, ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी होने लगा। और जब क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ तो हमारा जो वर्ण व्यवस्था का स्वरूप है वो और कठोर होना शुरू हुआ। और उसको, क्योंकि जब ट्रेड होता है तो लोग बाहर जाते हैं तो नए विचार भी लाते हैं और अपने विचारों को डिस्बर्स भी करते हैं, अलग अलग चीज़ों में करते हैं। यहाँ जब क्लोज्ड हुआ तो ये और कठोर होने लगा, और कठोरता बढ़ गई क्योंकि आपका बाहर से जाना है। आपने देखा होगा कि साहित्यों में भी इसकी झलक मिलती है। आपने देखा होगा समुद्र की यात्रा करना कैसे है, देखिए कैसे साहित्य है हमारे समाज को प्रभावित करता है, कैसे हमारे जो शास्त्र हैं, स्मृतियाँ हैं, हमारे पूरे समाज को और आज तक प्रभावित कर रही है। ये नहीं कि खत्म हो गया, प्रभाव उसका आज भी हमारे समाज में है। तो ये कैसे प्रभाव है, तो ये चीज़ें प्रभाव है। तो ये कहा गया इसको प्रोत्साहित नहीं किया गया, ट्रेड को प्रोत्साहित नहीं किया गया उस समय। जब लेटर गुप्ता ट्रेड में ट्रेड को प्रोत्साहित नहीं किया गया, बोला कि समुद्र की यात्रा अगर आप करेंगे तो आपको क्या कहते हैं, कई पाप लग सकते हैं, इस तरीके से बहुत तरह तरह की बातें करने लगे लोग। तो इससे क्या हुआ कि समुद्र यात्रा पे वैधता उसको नहीं करना कि अच्छी बात नहीं है, इसमें बहुत सारा दिक्कत आ सकती है, आपका परिवार अच्छा नहीं होगा, इस तरीके से प्रतिगामी सिद्धांत आने लगे। तो आपको देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग नाव से यात्रा करते थे, कई दूर तक जाते थे, और उसमें हमारा व्यापार था। धीरे धीरे हम व्यापार को डिक्लाइन के स्टेज में जाने लगे, और समुद्र यात्रा और बाहर जाने को भी अच्छा नहीं माना जाने लगा। कहीं जा रहे हैं, देख रहे हैं स्थानीय चीज़ों को ज़्यादा ही महत्व देने लगे कि हम अपने घर में, अपने गांव में रहें। आप देखिएगा अभी भी गांव में बहुत लोग हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, समुद्र यात्रा तो दूर की बात है, अभी भी बहुत लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं। तो ये चीज़ें क्लोज्ड इकोनॉमी का हमारा जन्म हुआ, और इसी से फिर हमारा जो फ्यूडल सिस्टम है, फ्यूडल सिस्टम में है ये धीरे धीरे हम कैसे चेंज होने लगे। और यहाँ से 300 AD से 550 AD एक कालक्रम जो लिख रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 300 AD तक ये गुप्ता का शुरू हुआ, गुप्ता का धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, 550 AD के लगभग समाप्त हो गया। और फ्यूडल सिस्टम, इसके बाद यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम के बीज आने लगे। और फ्यूडल सिस्टम में क्या हुआ कि अब गांवों के मिलके वहाँ जमींदार तो बाद में है, मैंने कि फ्यूडल सिस्टम में एक सामंतों का उदय होना शुरू हुआ और क्लोज्ड इकोनॉमी में हुआ। और आपने देखा होगा कि देवता जो हमारे यहाँ है कि 33 करोड़ देवता माने जाते हैं ना, तो कैसे माना गया है। तो जब हमने गांव को डिफाइन कर दिया और यहाँ पे रहना शुरू किया,
तो यहाँ पे भी भगवानों के भी लोगों ने ये करना है, मुख्य देवता, गौण देवता आपने सुना होगा। तो ये जैसे हमारे यहाँ की कौन कौन मुख्य देवता के रूप में माने गए बताइए? ब्रह्मा विष्णु महेश, यही मुख्य देवता के रूप में माने गए। और फिर उनकी पत्नियों को भी बाद में काल में कैसे 550 AD में कैसे उसका महत्व बढ़ा इस तरीके से। लेकिन कहीं यहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर किसी कोई गांव से आए होंगे, रहे होंगे, तो गांव में भी हर एक समुदाय के अपने मंदिर बन गए और छोटे छोटे अपना कुल देवता भी बने। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी आपके कुल देवी होंगे, कुल देवता होंगे। तो ये इसी का क्लोज इकोनॉमी का जन्म है कि हम लोग उतने क्लोज इकोनॉमिक हैं और हम लोगों ने भगवान का भी श्रेणीकरण कर दिया। तो भगवान का भी श्रेणीकरण कर दिया। अब 33 करोड़ भगवान हम लोगों ने मतलब कि लोगों ने सृजित किया, या लोगों की कल्पना की उपज थी। और हम लोगों ने सभी के अपने कुल देवता और कुल देवी या स्थानीय ग्राम देवता, ग्राम ये इसका हो गया और सबका श्रेणीकरण हो गया। जैसे आपका हो गया ये मुख्य देवता हो गए, उसके बाद फिर सब छोटे छोटे देवता हो गए, ग्राम देवता हो गए, फिर ये कुल देवी हो गए, कुल देवता हो गए। इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स बढ़ते गए हमारे। तो इस तरीके से जो 33 करोड़ जो बताते हैं देवी देवता, तो इस तरह के प्रकार है। तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी का है। हम संकीर्णता की ओर जाने लगे और इसको हम एक तरह से कि व्यापार धीरे धीरे कम हो गया। इसके बाद फिर हम फ्यूडल सिस्टम की ओर गए और उसमें कि आधार पर साउथ इंडिया में जो है, आपको इसको बाद में हम करेंगे साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया में इसको बहुत अलग तरीके से, साउथ इंडिया में जो अर्बनाइजेशन हुआ, इसका बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान था। जो चोल और पाल वंश थे ना, पाल वंश पहले आया, फिर चोल वंश आया, तो उसमें ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रूप से आई। कैसे हम मंदिर बनाए, वहाँ पे मुख्य मंदिर बना, उसके बाद जब मुख्य मंदिर बना तो आगे के शासक ने फिर बगल में एक पत्नियों को भी जगह दी, वहाँ पे एक गौण मंदिर बना। उसके बाद और छोटे बने, फिर आपने देखा हो गोपुरम बना, उसका दरवाज़ा जो बना, एंट्री प्रवेश द्वार, वो काफ़ी बड़ा बना। फिर आगे के जो राजा आए उस दरवाजे को और बड़ा बनाया, गोपुरम को और बड़ा बनाया और उसकी भव्यता को और बढ़ाया। धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो गया और कभी कभी ऐसा भी हुआ गोपुरम जो मुख्य मंदिर से भी बड़ा हो गया। तो इस तरीके का हुआ कैसे, और क्योंकि उसको साम्राज्य विस्तार से देखा जाने लगा साउथ इंडिया में, कि साम्राज्य विस्तार से देखा जाने लगा और उसको साउथ इंडिया में कहते हैं टेम्पल अर्बनाइजेशन। आपका एज जो काल है 550 AD से लेके 1200 AD में साउथ इंडिया में टेम्पल अर्बनाइजेशन हुआ कि टेम्पल्स, मंदिरों का निर्माण इस तरीके से किया गया। और मंदिर एक तो ट्रेड यूनिट्स के रूप में भी रहा। आपको लग रहा होगा विश्वसनीय नहीं, ट्रेड यूनिट्स के रूप में रहा। बहुत संपत्तियां मंदिरों में जमा हुई साउथ इंडिया में और उसके द्वारा ट्रेड को भी नियंत्रित किया गया और उसको इन्वेस्टमेंट भी किया गया व्यापार में। तो इस तरीके से आपने देखा क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ। 1200 AD तक फ्यूडल सिस्टम अब हमें बनना लगा कि यहाँ पे सामंतवादी व्यवस्था 550 AD से 1200 AD में जब क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ, एग्रीकल्चर पे जब हम डिपेंडेंस हुए और सभी को एक एग्रीकल्चर पे हुआ, तो यहाँ पे जो वर्ग थे उन्होंने नियंत्रण और कठोर स्थापित किया, जो शासक वर्ग थे यहाँ पे गांव में ही, और इस तरीके से बढ़ा और एक कठोरता आई और सामंत हुए। तो सामंत भी बड़े छोटे, जैसे जिसका बड़ा क्षेत्र हुआ तो बड़े सामंत, छोटा सामंत जो राजा हो गए। तो ये आप देखेंगे कि गुप्ता पीरियड में जो आपने देखा हो, गुप्ता जो लेटर गुप्ता पीरियड में आपने देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े एरिया में सामंत बना दिए गए और उन सामंतों ने भी अपने छोटे सामंत बना दिए। तो इस तरीके से गुप्ता के लेटर स्टेज में 500 AD के लगभग में कई जो शासक वर्ग जो है, मैं आपको लेटर, जैसे ये गुप्ता काल देखिए, ठीक है ना, गुप्ता का शासन काल, इसका शुरुआती में ठीक रहा, जिस बाद में है कि इसका नियंत्रण जो प्रशासनिक नियंत्रण है, प्रशासनिक नियंत्रण, तो ऐसा नहीं कि गुप्ता काल का जितना एक प्रभाव है, एक है कि डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड एरिया, कि प्रशासनिक नियंत्रण है, डायरेक्ट है, बिल्कुल शासन भी हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और एक है कि हमारा प्रभाव है कि तुमने हमारी अधीनता स्वीकार करी। जैसे हमने इनको इतने सामंत बनाए, जो हमारे लॉयल लोग हैं, हमने 10 को सामंत बना दिया हमारे, इनको हमने बता दिया कि हम अब कर रहे हैं कि हमारे पास अब लगा कि क्षमता हमारे पास है कि हम कोर एरिया हो गया, कोर एरिया में हम शासन करेंगे गुप्ता शुरू बाद में धीरे धीरे। और जो ये छोटे छोटे और बड़े एरिया हैं, इसको हमने कई डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे ये बना दिया। इसमें हमने सामंत 1, सामंत 2, 3, 4, 5 n नंबर ऑफ सामंत बना दिए। और हमें लगा कि ये हमारा वफादार आदमी है,
बढ़िया आदमी हमको सपोर्ट करेगा, तो इनको हमने सब जगह हम शासन नहीं कर सकते, तो इनको हमने बना दिया। ज़्यादा वफादार है तो S1 का सामान बना दिया बड़े एरिया का, ये थोड़ा कम है तो इनको S2 का बना दिया, इनको S3 का बना दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने सामंत बना दिए, मैंने गुप्ता काल में धीरे धीरे सामंती व्यवस्था आने लगी। और ये है, तो जब आएगी तो फिर क्या होगा, जब तक राजा, ये देखिए गुप्त का समाज है, आपने देखा कौन से एक हिंदी साहित्य की रचना बहुत अच्छा, स्कंदगुप्त है ना, स्कंदगुप्त है, हाँ जयशंकर के, उसमें बड़ा अच्छा एक पहला लाइन है, क्या नाम है उसका, पहला लाइन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो उसका देखिएगा कैसे फ्यूडल सिस्टम साहित्य में कैसे प्रतिबिंबित होता है। वो बहुत दुखी है, राजा है, राजा होने के बाद भी बहुत बेचैन है, और बोलता है कि सत्ता सुख कितना मादक है, हाँ, और कितना सारहीन है। बोलता है ना, मैंने स्कंदगुप्त कहते हैं, अपने टहल रहे हैं अपने कमरे में, और बोले कि सत्ता सुख कितना मादक और सारहीन है, इसे प्राप्त करने की बलवती स्पृहा, मैंने बलवती इच्छा मनुष्य से बेगार कराती है। तो ये बता रहे हैं, अब वो राजा है, अब उसे वहाँ सभी जगह उसके क्षेत्रों में विरोध के स्वर उभर रहे हैं, युद्ध का विदेशी आक्रमण का भी खतरा है, कहीं ना कहीं उसके मन में बेचैनी है। तो वही बोलता है कि सत्ता सुख कितना मादक है, हमेशा मादक है, लोग प्राप्त करने के लिए है, और इसको प्राप्त करने की बलवती स्पृहा, हमेशा लोग प्रयास करता है कि हमको इस सत्ता सुख प्राप्त करना है, लेकिन उनको लगता है कि शाहीन है, किसी को नहीं भी लग सकता है अगर अलग दिशा में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बेचैनी है कि ये लोग हैं अपना, जब हमने सामंत बनाया, जब उनकी शक्ति का विस्तार होने लगा, तो सब चाहता है कि जब हम इंडिविजुअल अपनी शक्ति को स्थापित करें। तो इन लोगों ने, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, गुप्ता काल में ये सब बनने लगे थे, सामंत बनने लगे थे ना तो ये फिर धीरे धीरे जब स्ट्रांग होने लगे, जब यहाँ राजा मजबूत आया तो ये नियंत्रण में रहे, और राजा जहाँ कमजोर पड़ा, ये क्षेत्रीय शक्ति है, S1 S2 S3 S4 SN, ये है, इसका उभार हुआ, और ये निकल के 550 AD और 1200 AD के बीच में सामंती व्यवस्था को स्थापित कर दिया इन लोगों ने राजा की शक्ति को समाप्त करने का प्रयास किया, और अलग अलग सामंत मजबूत हुए, और उन्होंने अपनी स्वायत्तता स्थापित की, अपने को शासन स्थापित किया, क्योंकि व्यक्ति का हमेशा होता है कि हम अपनी सत्ता स्थापित करें। तो उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित किया, क्योंकि राजा जो आपका मेन राजा है उतना प्रशासनिक रूप से कुशल नहीं रहा, तो इन्होंने सत्ता स्थापित कर दी। और यहीं से हमारा लेटर गुप्ता पीरियड में हमारा कहीं न कहीं सामंती व्यवस्था के हमारे बीच छुपे हुए थे, और ये 550 AD से लेकर 1200 AD पूरा हमारा सामंत व्यवस्था का एक उदाहरण है, और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये 1200 AD में यहाँ कर देता हूँ। ये 1200 AD तक हम सामंती व्यवस्था में आ गए, और सामंती व्यवस्था, ये चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ना कि अब चीज़ों को आप पढ़ेंगे, किताब को। अब सबसे पहला आपका होगा कि आप एंशिएंट इंडिया की जो NCERT की बुक है, और मिडिवल इंडिया की, हाँ RS शर्मा है, NCERT है एंशिएंट इंडिया की, और सतीश चंद्रा की बुक बहुत अच्छी बुक है। और तो इसको पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे तो आपको बहुत एंजॉयमेंट आएगा, मतलब रस का, हम बता रहे हैं, रस का जब तक अनुभव नहीं करेंगे, अगर विषय वस्तु उसमें रस अगर नहीं लेना शुरू करेंगे तो आपको कभी मजा नहीं आएगा। तो अध्ययन जो है बोझ लगेगा आपको, जब अध्ययन बोझ लगेगा तो UPSC में तो लिखना बहुत मुश्किल होगा क्वेश्चन आंसर। और जब एक बार चीज़ों को समझ आएंगे, अगर इतना चीज़ है, इतना अगर आप लिख दिए, इसका 40% भी लिख दिए, तो आपको प्रोफेसर साहब लोग नंबर देंगे इतना कि बोलेंगे तो बहुत अच्छा लिखा है, और इतना अगर फिगर बना देंगे तो बोलेंगे कि 10 नंबर देने, हम तो 12 नंबर दे सकते थे, लेकिन सीमा है कि 10 ही नंबर देंगे तो 10 देंगे तो ये अगर आप बना देंगे अच्छे से स्केच वगैरह, स्केच वही बना सकता है कि जिसने चीज़ों को समझा है। मेरा मानना है आपने चीज़ों को समझ लिया है तो स्केच अच्छे से बनाएंगे। अगर किसी को बनाएंगे इस तरीके से, कैसे प्रशासनिक नियंत्रण हमारा कमजोर हुआ, और कैसे लोग फ्यूडल सिस्टम में बिखर गए, और लोगों ने अपनी सत्ता स्थापित किया, और सामंत ने भी उप सामंत बनाए, ऐसा नहीं है, सामंत ने भी छोटे छोटे सामंत बनाए, ठीक। ये अपने डिप्टी बनाने लगे। अब ये भी सोचा कि हम भी बहुत बड़े आदमी बन गए, तो हम भी अपने उस लोगों को जो हमारे विश्वास पात्र है उसको बनाएं, तो उसको भी छोटे छोटे रियासतें लोगों ने देना शुरू किया। तो कई रियासतें बन गई, आपने देखा होगा कई रियासत बनी। और ये ऐसा नहीं कि रियासत खत्म हो गया ब्रिटिश आने के बाद, वो रियासतें भी चली, वो आगे बताइए कैसे चली और कैसे कंटिन्यू रही। तो ये हुए सामंत बन गए। और जब सामंत बने तो देखिए कैसे हमारे जो मंदिर हैं, कैसे हमारे देवता हैं, उनका हम लोगों ने